नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस दिन भर की जो बड़ी खबरें फटाफट निकल के आ रही है एक एक करके हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो प्रयागराज से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे भाषण देने और वहां पे लग गए जबरदस्त मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे। जी हां, हम आपको बता दें कि कल प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी अपनी एक जनसभा को संबोधित करने आए थे, जहां पर कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जबरदस्त नारे लगाने शुरू कर दिए और काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए, जिसके बाद से वहां पर खड़े बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और पुलिस भी पूरी तरीके से, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखी, लेकिन तुरंत उनको पकड़ा। पीएम मोदी की जनसभा को सुनने आए कुछ लोग वहां पर खड़े होकर मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए और प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त विरोध देख पुलिस ने हालांकि उन युवकों को पकड़ लिया, लेकिन पता चल रहा है कि जो युवक थे वो समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से काफी प्रभावित माने जाते हैं और माना जा रहा है कि उनके प्रभावित होने की वजह से उनका कहना है कि पीएम मोदी ने जो 2014 में वादे किए थे वो उन्होंने नहीं निभाया है, इसीलिए उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि वो व्यक्ति मेजा विधानसभा का बताया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के काले झंडे भी दिखाए। यानी हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध प्रयागराज में जबरदस्त देखने को मिला। दरअसल हम आपको बता दें कि पीएम मोदी यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी के पक्ष में प्रचार करने आए थे, जो कि प्रयागराज से, इलाहाबाद से वो लड़ रही हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दे दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी और शाह की पार्टी नहीं है। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि एनडीटीवी में इंटरव्यू के दौरान नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जबरदस्त निशाना साधा। एक सवाल पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी में अब वन मैन शो चल रहा है, इसको लेकर नितिन गडकरी ने कहा बिल्कुल नहीं, या बीजेपी अमित शाह और पीएम मोदी की पार्टी नहीं है बल्कि एक संगठन है। और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री फिलहाल नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अमित शाह पर, मोदी पर निशाना साधा। दरअसल हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन जाने की धारणा को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भाजपा विचारधारा पर आधारित पार्टी है। ये पार्टी न कभी केवल अटल जी की थी, न कभी आडवाणी जी की थी, न केवल अमित शाह या मोदी की पार्टी है। उन्होंने भाजपा को एक विचारधारा के रूप में बताया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर कई सवालों में बीच बीच चुटकियां भी लेते रहे नितिन गडकरी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजीव गांधी पर दिए गए बयान पर नितिन गडकरी ने कहा कि अगर पीएम मोदी ने एक्शन किया है तो उसका रिएक्शन भी होना संभव है। जिस तरीके से विपक्षी पीएम मोदी पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको लेकर नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त तंज था, तो कहीं ना कहीं अब अंदर से ही भीतर गाद दिखता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी में और अंदरूनी कला साफ साफ दिखाई दे रही है, जिस तरीके से बीजेपी में वन मैन शो चल रहा है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो महाराष्ट्र से, जहां पर एक बार फिर से ईवीएम पर बड़े सवाल उठ गए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि एनसीपी के चीफ शरद पवार ने कहा है कि हम अपनी एनसीपी की बटन पर दबा रहे थे, वोट बीजेपी को जा रहा था, वो हमने अपनी आंखों से देखा है। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर चिंता व्यक्त की है। शरद पवार ने यह दावा किया है कि उनकी पार्टी के पक्ष में डाला गया वोट भाजपा को चला गया है। पवार का कहना है कि उन्होंने खुद ऐसा होते हुए देखा है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि उनका दावा सभी मशीनों को लेकर नहीं है। शरद पवार ने कहा है कि मैं ईवीएम को लेकर चिंतित हूं। हैदराबाद और गुजरात में कुछ लोगों ने मेरे सामने ईवीएम रखी है, उन्होंने मुझे एक बटन दबाने के लिए कहा था। शरद ने कहा कि मैंने एनसीपी के लिए बटन दबाया और वोट कमल के पक्ष में जा रहा था, मैंने ऐसा होते हुए खुद देखा है। पवार का कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। इससे पहले 21 विपक्षी दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी। विपक्ष की तरफ से ये याचिका तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की लोकसभा चुनाव में 50% ईवीएम की वीवीपैट से मिलान की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि वो अपने आदेश में संशोधन करने के लिए तैयार नहीं है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, वो लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है जबरदस्त हमला। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि पीएम मोदी के ओबीसी होने पर मायावती ने उठाया है बड़ा सवाल। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी केवल वोट लेने के लिए ओबीसी बन गए हैं, जबरदस्ती पिछड़े बने बैठे हैं पिछड़ों के वोट लेने के लिए। जी हां, लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार अपने रडार पर ले रखा है। बसपा मुखिया मायावती ने जाति को लेकर एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। लोकसभा के
दौरान सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय मायावती ने ट्वीट करके कहा कि श्री मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, उन्हें जातिवाद का दंश नहीं झेला है और जातियों को लेकर मिथ्या बात करते हैं। बसपा प्रमुख ने कहा है कि जातिवाद के अभिशाप से पीड़ित लोग कैसे इनका सामना करते हैं, इन्हें पता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है और इस बात को पूरा देश जानता है। मायावती ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी जन्म से पिछड़े नहीं है, बस राजनीतिक फायदे के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से ही मायावती और नरेंद्र मोदी के बीच जाति पर टिप्पणी को लेकर बहस छिड़ चुकी है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि जातिवाद के अभिशाप से पीड़ित लोग कैसे इसका सामना करते हैं, इन्हें पता होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, इस बात को पूरा देश जानता है। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा है कि गठबंधन के लिए ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्द ठीक नहीं है। बसपा प्रमुख ने कहा है कि मोदी ने खुद को जबरदस्ती पिछड़ा घोषित किया है और वो पिछड़ों को केवल वोट लेने के लिए पिछड़े बने हैं, लेकिन इस बार भी पिछड़ा पूरी तरीके से समझ गया है। यानी हम कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पीएम मोदी की जबरदस्त पोल खोल दी है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है कि सोनिया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके बीजेपी नेता ने कहा है कि राजीव गांधी भ्रष्टाचारी नहीं थे, बल्कि प्रधानमंत्री स्वयं झूठ बोल रहे हैं। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहा था, मगर बीजेपी नेता अजय अग्रवाल, जो पिछले लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के बयान से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के खिलाफ कोई भी आरोप कभी भी साबित नहीं हुए हैं, उन्हें हमेशा क्लीन चिट दी गई है और यह प्रधानमंत्री मोदी जानबूझकर राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हैं। अग्रवाल ने कहा है कि वो 14 सालों तक हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका के रूप में बोफोर्स मामले का प्रतिनिधित्व किया है और उन पर इस मामले की बारीकियां और उन्हें पूरी तरीके से जानकारी है। अग्रवाल ने पूरे कांग्रेस नेता और अब बीजेपी नेता एवं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक का एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी भ्रष्ट या लालची नहीं थे। आपको बता दें कि वाराणसी में कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए यहाँ डेरा डाले हुए हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो है अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 15 अगस्त तक का समय और कहा है इतनी देर हो गई है तो थोड़ा और सब्र रखो। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मस्जिद विवाद पर मध्यस्थता के लिए गठित पैनल का समय सीमा 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। आपको बता दें कि 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल की कोर्ट में अपील कर समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मध्यस्थता पैनल की अगुवाई शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश MMI खलीफुल्लाह के अलावा इस पैनल में आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील सीताराम पांचू भी शामिल हैं। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो सुल्तानपुर से है, जहां पर प्रियंका गांधी अपना रोड शो कर रही थी, तभी अचानक आ गया मेनका गांधी का काफिला। जी हां, हम आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बृहस्पतिवार को रोड शो करने सुल्तानपुर पहुंची थी। यहां कांग्रेस के संजय सिंह के सामने बीजेपी की मेनका गांधी मैदान में है। ये पहला मौका है जब गांधी परिवार के किसी उम्मीदवार के खिलाफ सीधा प्रचार करने गांधी परिवार का एक सदस्य मैदान में उतरा है। बृहस्पतिवार को चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी और मेनका गांधी का आमना सामना हो गया। सुल्तानपुर की पतली सड़कों पर प्रियंका के रोड शो के दौरान जाम लग गया तो चाची मेनका गांधी की गाड़ी फंस गई। दरअसल प्रियंका गांधी का रोड शो सुल्तानपुर शहर से दरियापुर ओवरब्रिज के पास शुरू होकर बाग मंडी, राहुल चौराहा, लालगढ़ी चौराहा, प्रधान डाकघर चौराहा, जिला अस्पताल चौराहा, सब्जी मंडी होते हुए माल गोदाम तिराहे पर समाप्त होना था। और उसी दौरान केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जनसभा से लौट रही थी और इस प्रकार दोनों का काफिला एक दूसरे के सामने आ गया। इस दौरान प्रियंका ने हाथ हिलाकर मेनका का अभिवादन किया। पल भर के लिए दोनों अपनी गाड़ियों में आमने सामने हुए और फिर अपनी राह निकल गए। आपको बता दें कि मेनका गांधी पिछली बार पीलीभीत से चुनाव लड़ी और जीती थी। इस बार बेटे वरुण गांधी सीट सुल्तानपुर से उनके लिए अदला बदली हो गई है। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, हार्दिक पटेल से जुड़ी हुई, जिन्होंने दे दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के प्रज्ञा ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और वो देशद्रोही हैं। जी, हार्दिक पटेल ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बता दिया है देशद्रोही। प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर सवाल एक बार फिर से सभी नेता उठा रहे हैं। इस सवाल को उठाने वाले शख्स ज्यादा हैं, जिन्हें अदालत ने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उनमें से एक पाटीदार आंदोलन की वजह सुर्खियों में आए हार्दिक पटेल हैं, जिन पर कई केस दर्ज हैं। इनके कारण इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस के शामिल हुए हार्दिक का कहना है कि बीजेपी युवाओं की बात तो करती है, मगर 25 साल के युवा को चुनाव लड़ने से रोकती है। हार्दिक कहते हैं कि बीजेपी को न जाने कौन सा डर था कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जहां तक मेरे मामले की बात है तो मेरे से ज्यादा गंभीर सवाल तो भोपाल उम्मीदवार पर है। फिर उन्हें क्यों नहीं रोका गया, सिर्फ हार्दिक पटेल को क्यों रोका गया, ये सवाल है मेरा बीजेपी से, क्योंकि हार्दिक कांग्रेस में है और प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी में है। हम राष्ट्रभक्त हैं और वो देशद्रोही, इसलिए चुनाव लड़ सकती हैं।
अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, चिराग पासवान ने कहा है कि गैस सब्सिडी की तरह अमीर दलितों को छोड़ देना चाहिए आरक्षण। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कहा है कि समृद्ध दलित स्वेच्छापूर्वक उसी प्रकार से आरक्षण छोड़ देना चाहिए जिस तरीके से संपन्न लोग गैस सब्सिडी का त्याग कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे विचार में आर्थिक तौर पर जिन लोगों की पृष्ठभूमि समृद्ध है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने पर समुदाय के अन्य लोगों को बेहतर अवसर मिलेगा। 2014 लोकसभा चुनाव में पहली बार बिहार से सांसद चुने गए चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि आरक्षण नहीं लेने का फैसला स्वेच्छा से होना चाहिए, न कि जोर जबरदस्ती से। चिराग ने कहा है कि मैं जातिवाद से रहित समाज की उम्मीद करता हूं, यह लक्ष्य मेरा है। मैं बिहार से आता हूं जहां राजनीति पर जातिगत समीकरण हावी रहते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूपी और बिहार अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उन बड़े लोगों को आरक्षण छोड़ना पड़ेगा। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, 3 पूर्व नेवी अफसरों ने राजीव गांधी के बारे में मोदी द्वारा बोले गए झूठ का पर्दाफाश कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होगी। जी हां, जब आईएनएस विराट को समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात किया गया था तब उसे राजीव गांधी और उनके ससुराल वालों की छुट्टियों से वापस लाने के लिए द्वीप पर भेजा गया था। विदेशी लोग उस पर सवार थे। ये प्रधानमंत्री मोदी का पूरा बयान था। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं है? यहाँ तक कि तब नेवी के अफसरों और राजीव गांधी उनके परिवार की छुट्टियों के दौरान उनकी सेवा में लगा दिया गया था। आईएनएस विराट को द्वीप पर 10 दिनों के लिए तैनात रख दिया गया था। ये आरोप प्रधानमंत्री मोदी का है जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी समेत गांधी और बच्चन परिवार पर लगाए थे। वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि राजीव गांधी जी के बारे में मोदी जी ने जो झूठ बोला है उसका पर्दाफाश अब तक एडमिरल रामदास, पूर्व नौसेना अध्यक्ष व उस समय के फ्लीट ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण नेवल कमांडर व एडमिरल विरोध पसरीचा, कमांडिंग अफसर आईएनएस विराट वजाहत हबीबुल्लाह, प्रशासक लक्षद्वीप कर चुके हैं। और उन्होंने कहा है कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो झूठ का प्रचार कर रहे हैं वो कहीं न कहीं सेना के खिलाफ ठीक नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम नौसेना और सेना को लेकर सही बात बोलनी चाहिए। अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, वो बिहार से आ रही है जहां पर जदयू और बीजेपी में फूट होती दिखाई दे रही है। जी हां, दरअसल हम आपको बता दें कि जदयू नेता ने कर दिया है बड़ा दावा जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है। जदयू नेता ने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 2019 में पूरी तरीके से एनडीए को बहुमत नहीं मिलेगा, इसलिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। इसको लेकर पूरी तरीके से बीजेपी और जदयू में विवाद बढ़ गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि जदयू नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद गुलाम रसूल वलियाल ने कहा है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को बहुमत नहीं मिल रहा है, इसलिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाना चाहिए। वलियाल के इस बयान के बाद भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा के विधायक नितिन नवीन ने कहा है कि मुख्यमंत्री और जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार सहित सभी नेता मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बलियाबी का ये अलग राग अपनाना नए इशारे करता है। उन्होंने विरोधियों की तरफ इशारा साधते हुए कहा है कि बालीवाल को अगर कहीं जाने की इच्छा है तो वो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। नवीन ने दावा करते हुए कहा है कि बालीवाली ने अपने दिमाग की उपज है। जदयू नेता के बयान पर विपक्ष ने भी तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अब भाजपा ही बताए कि उनके गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री पद का चेहरा है। नीतीश कुमार भाजपा की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार बैठे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अब अंदरूनी कला ही देखने को सामने निकल के आ रही है और कहीं न कहीं एक चिंगारी इस बयान से पूरी तरीके से पड़ चुकी है। तो फिलहाल आज की दिन भर की फटाफट खबरों में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं 2019 के इस रण में छठे चरण में कौन किस पर हावी होने वाला है, साथ ही प्रधानमंत्री कौन बनता है और प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं और समझते हैं।